प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ भारत की संवैधानिक कार्यपालिका राष्ट्रपति पर चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। जैसा कि स्पष्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है और गणराज्य में स्वाभाविक रूप में राष्ट्र का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है और भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है, जो कि एक निर्वाचित पदाधिकारी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होंगी और वह इन शक्तियों का प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीन पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति भारत का मुख्य कार्यपालक है, लेकिन इसके साथ साथ यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि भारत में इंग्लैंड की भांति संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में शासन मंत्रिमंडल द्वारा चलाया जाता है और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यानी कि मंत्रिमंडल का मुखिया राष्ट्रपति नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक मुखिया के रूप में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उनमें है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और उसमें वे सब योग्यताएं हों जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक हैं। वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। इसका अर्थ यह है कि सरकारी नौकर राष्ट्रपति के पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत की राशि के रूप में भी जमा करवाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम निर्वाचक मंडल के 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा अन्य 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। जिस दिन से वह अपना पद ग्रहण करता है, उस दिन से लेकर पूरे 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है। वह अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भेजा जाता है और इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर को देनी आवश्यक होती है। और यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है, परंतु उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक उस पद पर नहीं रह सकता और 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। राष्ट्रपति को 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे
संसद महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है। महाभियोग की विधि का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। इस विधि के अनुसार जो सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगाना चाहता है उसको 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके आरोपों को राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व भेजना पड़ता है। 14 दिन के नोटिस के बिना सदन आरोपों के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ऐसे समय में स्वयं उपस्थित होकर के या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आरोपों के जवाब दे सकता है, अपनी सफाई प्रस्तुत कर सकता है। यदि एक सदन में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाए तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच पड़ताल करता है, और यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है, आरोपों की पुष्टि कर देता है, तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ता है। राष्ट्रपति का वेतन। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है, और राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। और संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसके ऊपर संसद को मतदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को अन्य विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इन सुविधाओं में प्रथम है कि भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में गिरफ्तार अथवा बंदी नहीं बनाया जा सकता, और न ही उसके ऊपर किसी प्रकार का फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। अगली, उसके निजी कार्यों के लिए भी कोई दीवानी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता, और दीवानी मुकदमा चलाने के लिए कम से कम उसको 2 महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। 2 महीने पहले नोटिस दिए बगैर राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी दीवानी मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया जा सकता। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं होता, और संसदीय शासन प्रणाली में सीधा जनता के द्वारा चुनाव उचित भी नहीं है। भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय, हस्तांतरित मत विधि तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। यहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक मतदाता को केवल 1 वोट देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि चुनाव में संसद और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के वोट की कीमत निकालने का एक सूत्र दिया गया है। यानी कि चुनाव से पहले संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोट की कीमत एक सूत्र के माध्यम से निकाली जाती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के वोट की कीमत निकालने का जो सूत्र है वह है एक राज्य की कुल जनसंख्या बटा
विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या से भाग दो और जो भागफल आए उसको 1000 से भाग दो और जो भागफल आएगा वह एक सदस्य के वोट की कीमत माना जाएगा। इसी प्रकार संसद के सदस्यों के वोट की कीमत निकालने का तरीका है, यह है राज्य विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या को संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दो और जो भागफल आए वह संसद के एक सदस्य के वोट की कीमत माना जाएगा। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करनी जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता को जितने मत प्राप्त होते हैं, यानी कि उसके मतों की जितनी कीमत होती है, उस कीमत को या उन मतों को वह उम्मीदवारों में बांट नहीं सकता। उसको वह मत या वो पूरी की पूरी कीमत एक इकाई के रूप में एक उम्मीदवार को देनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होनी है कि वह मतदाता अपनी उतनी ही पसंद रख सकता है जितने की उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए 4 उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी, सी और डी, तो मतदाता इन चारों में से किसी एक व्यक्ति को अपनी पहली पसंद बना सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद और चौथी पसंद का उम्मीदवार बना सकता है। यह इसलिए किया गया है कि अगर किसी मतदाता के उम्मीदवार को उसकी पहली पसंद का मत काम न आए तो उस मतदाता का मत उसकी दूसरी पसंद, तीसरी पसंद और चौथी पसंद के उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का स्पष्ट बहुमत लेना अनिवार्य होता है। सबसे पहले प्रत्येक उम्मीदवार की पहली पसंद के मत गिने जाते हैं। यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली पसंद के अनुसार पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो सबसे कम मतों वाले उम्मीदवार को असफल घोषित करके उसकी पहली पसंद के मतों को उसकी दूसरी पसंद के उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। यदि दूसरी गणना में भी किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो फिर सबसे कम मतों वाले उम्मीदवार को असफल घोषित करके उसकी पहली पसंद के मत उसकी दूसरी पसंद के उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं। इस प्रकार यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो उसको सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ऐसे विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है और किसी अन्य न्यायालयों को ऐसे विवाद सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें आगे आता है राष्ट्रपति के कार्य तथा शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, शांतिकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियों को 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है
कार्यकारी शक्तियाँ। जहाँ तक कार्यकारी शक्तियों की बात है, उसमें सबसे पहले बताया जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत का मुख्य कार्यपालक है और भारत का संपूर्ण शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते नियम और अधिनियम भी बना सकता है और बनाता है, और प्रशासन संबंधी कार्यों में राष्ट्रपति की सलाह है और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति देश की जल, स्थल तथा वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सेना के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष होता है और सेनाओं के संगठन और प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी करता है, परंतु व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और यदि चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेकर के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है। देश में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, महालेखा परीक्षक, राज्यों के गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और उसके सदस्य, वित्त कमीशन, चुनाव आयोग, भाषा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष, और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ कमिश्नर तथा उपराज्यपाल आदि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं। इसके अलावा विदेशी मामलों में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरे देशों को भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करता है और दूसरे देशों के राजदूतों का भारत में स्वागत करता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संधि समझौता करने के लिए पत्र व्यवहार कर सकता है और संधि समझौता करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कार्यकारी शक्तियों के बाद आता है वैधानिक शक्तियाँ। इंग्लैंड के सम्राट की भांति भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। यद्यपि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे संसद का अधिवेशन बुलाने, संसद को स्थगित करने आदि की अनेक वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के बिना कोई भी संसद कानून नहीं बना सकती। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, जो कि वैधानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि संसद के दोनों सदन किसी विषय के ऊपर सहमत न हों, उनके अंदर विवाद पैदा हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसके अतिरिक्त जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता और कानून की ज़रूरत पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश की स्थिति संसद द्वारा पास किए गए कानून जैसी ही होती है। परंतु संसद का अधिवेशन आरंभ होते ही अध्यादेश को संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखना पड़ता है, नहीं तो यह अध्यादेश 6 सप्ताह के पश्चात स्वयं ही रद्द हो जाता है। आगे आता है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा अथवा बजट
संसद के सामने रखवाए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी धन बिल संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न ही कोई कर लगाने वाला बिल उसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की भी नियुक्ति करता है और यह वित्त आयोग आयकर से प्राप्त धन को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करने की सिफारिश करता है। आगे आता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ इंग्लैंड के राजा या रानी के समान हैं। दूसरी बात, न्यायपालिका द्वारा जिन व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया हो, राष्ट्रपति उनको माफ़ कर सकता है, उनके दंड को स्थगित कर सकता है या उनके दंड को कम कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति को किसी भी विषय में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे विषयों पर सलाह देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति के लिए इस सलाह को मानना जरूरी भी नहीं है। इन शांतिकालीन शक्तियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति को संकट के समय में भी बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का वर्णन भारत के संविधान के अध्याय 18 में किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा 3 प्रकार के संकट का वर्णन किया गया है: युद्ध, विदेशी आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। दूसरा है किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के कारण उत्पन्न संकट। और तीसरा है देश में आर्थिक अथवा वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकता है यदि उसको विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र के कारण या उनकी संभावना के कारण भारत अथवा उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो इस प्रकार के संकट की घोषणा की जा सकती है। और जब यह राष्ट्रीय संकट लागू होता है तो भारत का संघीय ढांचा एकात्मक स्वरूप का हो जाता है। समस्त देश का शासन केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसद की राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। राष्ट्रपति को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में धन बंटवारे की जो स्कीम होती है उसको भी बदलने का अधिकार मिल जाता है। संसद को संकट काल के समय अपने कानून द्वारा अपनी अवधि को भी बढ़ाने का अधिकार 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब संकटकालीन घोषणा समाप्त हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर संसद के चुनाव करवाना जरूरी होता है। अनुच्छेद 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार भी स्थगित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य स्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है और यह घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 महीने तक लागू रह सकती है। संसद की स्वीकृति मिलने पर यह घोषणा 6 महीने के लिए लागू हो जाती है और फिर इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1 साल तक लागू रह सकती है। और 1 साल से अधिक लागू तभी रह सकती है जब
राष्ट्रीय संकटकालीन घोषणा समस्त देश में लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाण पत्र दे कि विधानसभा के चुनाव करवाना कठिन है। इस प्रकार का जो संकट काल है वह अधिक से अधिक 3 साल तक किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। और जब इस प्रकार की घोषणा राज्य के अंदर होती है तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के समस्त कार्य अपने हाथ में ले सकता है और राज्य विधानसभा के कार्य भारतीय संसद को सौंप सकता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश की आर्थिक साख मारी गई है, दूसरे देशों ने भारत को उधार देना बंद कर दिया है, तो इस प्रकार के संकट काल की घोषणा, आर्थिक संकट काल की घोषणा की जा सकती है। और ये इस संकट काल की घोषणा भी संसद की अनुमति के बिना 2 महीने तक लागू रह सकती है और संसद की अनुमति मिलने के बाद यह घोषणा 6 महीने के लिए लागू हो जाती है और फिर 6-6 महीने करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इस घोषणा को न्यायपालिका में चुनौती भी दी जा सकती है। इस प्रकार के संकट के समय में पूरे देश में कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। राज्यों को वित्त से संबंधित सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। केंद्र राज्यों के बीच धन के वितरण को परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों के प्रस्तावों को संसद की स्वीकृति के लिए मंगवाया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की हैं उनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है भारत में। लेकिन ध्यान रहे, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और साधारणतः राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। बाकी राष्ट्रपति के पद के ऊपर विराजमान होने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि अगर वह प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है तो मंत्रिमंडल के निर्णयों को प्रभावित भी कर सकता है, और उसके मुकाबले में यदि प्रधानमंत्री ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति है तो राष्ट्रपति एक रबड़ की मुहर की तरह काम करता है।